तो पिछले कल हमने स्टार्ट किया था एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहली एप्लीकेशन हमने की थी कि अगर प्रोसेस आपका आइसोथर्मल होता है तो हीट एडेड इक्वल टू वर्क डन के बराबर होती है। और फिर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में भी हमने कल पढ़ा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि ना तो हम बाहर से सिस्टम के अंदर हीट आने के लिए लॉ करते हैं, ना ही सिस्टम से हीट बाहर जाने के लिए लॉ करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो उस केस में हमने बोला था कि एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जो डेल्टा क्यू है वो हमारे पास 0 होता है। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट। जो सिस्टम हमारे पास होता है, सिस्टम के अंदर हमारे पास जितनी हीट है हमारे पास वो उतनी रहेगी, क्योंकि ना तो हम बाहर से अलाउ करते हैं ना ही अंदर से बाहर को अलाउ करते हैं। तो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज नॉट पॉसिबल। सो डेल्टा क्यू मतलब हीट चेंज इज 0 इन केस ऑफ दिस सिस्टम। तो इसलिए हम डेल्टा क्यू यहाँ पे 0 लेते हैं। और अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस चीज को पुट करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास है डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा क्यू 0 लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और इसको आप इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू। तो एक टर्म आप लेफ्ट साइड ले आएंगे तो यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू हमारे पास यहाँ पे बचता है। तो यहाँ पे आप अब साइन कन्वेंशन की हेल्प से इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको पता है कि डेल्टा डब्ल्यू प्लस अगर हो, ये होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देयर विल बी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इसमें माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब डिक्रीजिंग। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देयर विल बी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये हमें क्लियरली यहाँ पे मैथमेटिकली ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आप खुद ही दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डी यू। तो इससे आपके पास अपोजिट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अपोजिट इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी कि इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, आपको पता है कि नेगेटिव होता है माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो उस केस में हम बोलते हैं कि इट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि डी यू अगर प्लस है तो उसको हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बोलते हैं उसको। तो इसलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी। तो जब भी आप, वो आपने देखा ही हुआ है कि जब आप पिस्टन नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो आप सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। उससे क्या होता है, गैस आपकी हीट होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी आपके पास बढ़ेगी। तो इसलिए टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है। तो देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। और वो मैथमेटिकली भी आप यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज को। तो इसी इक्वेशन से बनाई हमने ये इक्वेशन, हमने दोनों साइड को माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप का प्रोसेस हमारे पास आता है, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस ये हमने पहले नहीं पढ़ा है। देख लो तो फिर आगे चली जाएगी थोड़ी क्लास। और आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो P इक्वल टू कांस्टेंट, बातें नहीं करो इस साइड। हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है
जिस प्रोसेस में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। बाकी क्वांटिटी आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। और मैंने बताया थे आपके पास कि अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वही पिस्टन वाला सिस्टम आप यहाँ पे लें। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए टेम्परेचर आपका चेंज होगा, तो ये पिस्टन यहाँ पे आपका मूव होना जरूरी है। अगर मान लो आप इसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने से इसका प्रेशर बनेगा, और प्रेशर ज्यादा ना बढ़े इसलिए हम इस पिस्टन को मूव करने के लिए लॉक कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। और अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे देखते हैं तो आप बोलते हैं कि हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू के बराबर होता है, लेकिन जो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू होता है वो आपका पी इंटू डी वी के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें आपको ज्यादा कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट मान रहे हैं, मतलब नॉन जीरो है, इसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो इसलिए पूरी इक्वेशन हम इस केस में यहाँ पे कंसीडर करते हैं। और फिर इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। जो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस, जो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में अदर जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, वो आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम हमें वहां पे जो है कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं तो वो हमारे पास एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रेशर कुकर होता है, आप उसका ढक्कन फिक्स कर देते हैं, तो वो हमारे पास एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जहां पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं। इसका मतलब उस केस में हमारे पास जो डीवी होता है वो आपका जीरो होता है। अगर वी कांस्टेंट है तो उसका जो डेरिवेटिव है दैट मस्ट बी जीरो, तो इसलिए डीवी हमारे पास यहाँ पे जीरो होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे इसको लगाएं तो हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डी यू, क्योंकि ये डीवी आपका जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे अगेन आप वही चीज बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस व्हेन वी सप्लाई हीट टू सम सिस्टम देन दिस हीट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम। मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, पर कब? इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। जब आपका कोई आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो उस आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में जो हमारे पास किसी सिस्टम को आप हीट देते हैं या कोई सिस्टम हीट गेन करता है तो इसको हम गेन इन हीट बोलते हैं, जब साइन जो है प्लस होता है। तो गेन इन हीट इन केस ऑफ सम सिस्टम इज यूज्ड टू इंक्रीज इस इंटरनल एनर्जी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है हमारे पास। फिर नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस। तो जब कोई सिस्टम आपका मेल्ट होता है तो उस केस में इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हमें देखने को मिलता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बोलता है कि व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। तो हम क्या बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई सॉलिड होता है वो आपका मेल्ट्स होता है तो हमारे पास उससे लिक्विड बनता है, लेकिन इस प्रोसेस में हमारे पास जो U है वो आपका इंक्रीज यहाँ पे करता है, लेकिन बोलता है कि बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर जब सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी सेम रहनी चाहिए। लेकिन बोलता है कि जब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है तो उस केस में इंटरनल एनर्जी तो आपकी इंक्रीज करती है, लेकिन
टेम्परेचर आपका जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। और इस चीज को हम एक डिफरेंट कंसेप्ट से यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। वो डिफरेंट प्रोसेस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, हम डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हेल्प से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो बता लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास क्या होती है कि इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। कि अगर हमारे पास एक यूनिट मास है, मान लो हमारे पास एक यूनिट मास है और उस एक यूनिट मास वो आपका सॉलिड है, वो एक यूनिट मास आपका सॉलिड है और उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बोलता है जितनी हीट आपको चाहिए होगी यहाँ पे, तो उस हीट को हम क्या बोलेंगे कि इस प्रोसेस में जो रिक्वायर्ड हीट आपके पास होगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं और इसको हम L से यहाँ पे लिखते हैं। तो लेटेंट ऑफ ये भी एक हीट ही होती है, ये जो कैपिटल L है ये भी हमारे पास एक हीट होती है, लेकिन एक कौन सी हीट होती है, ये होती है अगर आप एक यूनिट सॉलिड मास लो और उस एक यूनिट सॉलिड मास को अगर आपने लिक्विड में बदलना है तो जितनी हीट चाहिए होगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे बोलते हैं। तो अगर मान लो एक यूनिट के बजाय हमारे पास जो है m मास हो, m यूनिट मास हो, तो एक यूनिट मास के केस में लेटेंट हीट आपकी होती है L। तो m मास के केस में जो हमारे पास हीट बनेगी वो बनेगी m इंटू L। तो एक यूनिट मास के लिए अगर मतलब m अगर 1 है तो हमारे पास हीट कितनी बनेगी L। लेकिन बोलता है अगर जो हम यहाँ पे सॉलिड मटेरियल ले रहे हैं अगर उसका मास m है तो इस केस में हीट कितनी चाहिए m इंटू L, क्योंकि लेटेंट हीट भी है L, ये भी हमारे पास L जो है हीट ही है, पर यह सिर्फ एक यूनिट मास को लिक्विड में बदलने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास m यूनिट मास है तो हमारे पास टोटल हीट उस सॉलिड को बदलने के लिए कितनी लगेगी m इंटू L। तो इसलिए इस केस में हम बोलेंगे इट विल बी डेल्टा Q। तो डेल्टा Q विल बी m इंटू L एंड इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड मास m टू लिक्विड फॉर्म। तो इसको हम यहाँ पे m इंटू L यहाँ पे लिख सकते हैं। और बोलता है कि मान लो हमारे पास ये जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है इसके केस में हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि dV इज 0, क्योंकि आपके पास जितना सॉलिड मास होता है, मान लो बर्फ है आपके पास, आइस है, उसको आप हीट करोगे तो मेल्ट होगा तो वॉल्यूम उसका उतना ही बनेगा। मतलब वॉल्यूम हमारे पास चेंज नहीं होता। जैसे आपने जितना मान लो किसी कंटेनर में बर्फ रखा हुआ है उसका जितना वॉल्यूम होगा अगर आप उसको हीट करेंगे वो सिर्फ मेल्ट होगा, एवेपोरेट नहीं होगा, तो उतना ही वाटर आपके पास वहां पे बनेगा, मतलब उतना ही वॉल्यूम हमारे पास वाटर का भी बनेगा। तो इसलिए मेल्टिंग के केस में सॉलिड से जब लिक्विड कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम हमारे पास चेंज नहीं होता है, तो इसलिए इस केस में हमारे पास जो dV 0 रहता है। तो ये दो चीजें अब हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है अगर उसमें पुट करते हैं तो उसमें अगर ये दोनों चीजें पुट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा Q इक्वल टू du प्लस P इंटू dV। तो dV हमारे पास यहाँ पे आपका 0 है और जो हमारे पास डेल्टा Q है वो हमारे पास आपका ml है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस विल बी इक्वल टू ml इक्वल टू du या du विल बी इक्वल टू m इंटू L। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय ml। ये हमारे पास एक हीट है, ये भी हमारे पास एक हीट है, मैंने बोला था कि ये लेटेंट हीट है। तो जितनी ज्यादा हम उस मटेरियल को लेटेंट हीट प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब कि उसको सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, उतनी ही ज्यादा उसकी इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास जो है यहाँ पे चेंज होगी। तो लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट which is given to a substance of unit mass to convert it from solid form to liquid form। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आपका आता है कि du हमारे पास जो m इंटू L के बराबर होता है। m यहाँ पे उससे सॉलिड का मास है और L इस केस में हमारे पास जो लेटेंट हीट है।
तो ये टोटल लेटेंट हीट हमारे पास जो मास के केस में बनेगी m इंटू एल। फिर इसके जैसा ही हमारे पास दूसरा सेम आर्टिकल है, वो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका दूसरा पार्ट ही हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस। तो ये तो था मेल्टिंग प्रोसेस। अब है बॉइलिंग प्रोसेस। आपने देखा होगा कि बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड गैसियस स्टेट में आपका कन्वर्ट होता है। तो जो वाटर है उसको आप हीट करेंगे तो वो आपका वेपराइज हो जाता है, वो गैसियस स्टेट में आपका जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो होता है कि व्हेन ए लिक्विड बॉइल्स इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बट टेम्परेचर रिमेन द कांस्टेंट। तो उस केस में हमारे पास लिक्विड बॉयल होता है। आपने देखा होगा जब लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है उसका टेम्परेचर भी आपके पास 100 डिग्री होता है, और जो वेपर्स हमारे पास बनेंगे उनका टेम्परेचर भी हमारे पास जो है 100 डिग्री होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ड्यूरिंग द एवापोरेशन जो टेम्परेचर तो हमारा जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, लेकिन उस केस में जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो आपकी वहाँ पे इंक्रीज करती है, लेकिन वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। वहाँ पे आपको पता है गैस एक्सपैंड होती है। जैसे मैंने पिस्टन दिया हुआ है, अगर पिस्टन को आप हीट करेंगे उसके अंदर आपका वाटर होगा, तो जैसे ही वो हीट होगा वाटर वेपर बनेंगे और वो पिस्टन आपका ऊपर जाएगा। तो हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन भी होता है, तो वॉल्यूम कैन चेंज देयर आल्सो। और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो पिछले केस में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिस्कस की थी, उसी तरह से इस वाले में हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बोलता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास क्या होती है, अगर हम 1 यूनिट मास का लिक्विड लें तो हम क्या करें, अगर 1 यूनिट अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और इसका जो मास है हमारे पास वो यूनिट मास है, और इस सिर्फ यूनिट मास के लिक्विड को अगर आपने लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना है तो जितनी हीट हमें चाहिए होगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एवेपोराइज 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड। तो 1 यूनिट अगर हमारे पास 1 यूनिट मास अगर लिक्विड का है तो उसको हमने वेपराइज करना है, तो जितनी हीट हमें चाहिए होगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, और इसको भी हम एल से ही कई बार यहाँ पे लिखते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम एल से लिखते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा लिक्विड है जिसका कि मास 1 यूनिट नहीं है, उसका मास हमारे पास m है, तो यहाँ भी हमारे पास जो टोटल हीट बनेगी उसको वेपराइज करने के लिए वो आपकी अगेन m इंटू एल यहाँ पे बनेगी। जो टोटल हीट हमारे पास यहाँ पे बनेगी इसको हम डेल्टा क्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, अगर 1 यूनिट मास था तो लेटेंट हीट थी L, मतलब उसको वेपराइज करने के लिए जितनी हीट चाहिए थी वो थी L। लेकिन अगर मान लो 1 के बजाय m मास है तो हम क्या बोलेंगे, अब हीट कितनी चाहिए होगी, m इंटू एल। अगर टोटल मास को वेपराइज करवाने के लिए हीट चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी m इंटू एल। अगर 1 को चाहिए L तो m को कितनी चाहिए, m इंटू एल। तो इसलिए इतनी हीट आपको किसी लिक्विड मास को टोटली वेपराइज होने के लिए इतनी हीट यहाँ पे आपको चाहिए होगी। लेकिन इस केस में आपका वॉल्यूम भी चेंज करता है, तो dV कैन बी रिटन एज Vf माइनस Vi या V2 माइनस V1। तो आपको चेंज इन वॉल्यूम जब आप निकालते हैं तो आप कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल स्टेट। तो इसलिए यहाँ पे dV जो है आपका Vf माइनस Vi हमारे पास बनेगा। तो ये दोनों चीजें आप जो है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास डेल्टा क्यू इक्वल टू du प्लस P इंटू dV। लेकिन डेल्टा क्यू हमने इस केस में निकाला ml, और यहाँ पे हमारे पास du
और यहाँ पे हमारे पास P और यहाँ पे VF माइनस VI, और DU अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो DU हमारे पास बनेगा ML माइनस P इंटू VF माइनस VI। तो यहाँ भी हमारे पास जो है चेंज इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, और वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपका लेटेंट हीट ऑफ वाइब्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, और वॉल्यूम चेंज पे भी आपके पास जो है डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, तो ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास Cp होती है वो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv हमारे पास होती है वो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हमने ये बोला था कि ये Cp है ये हमेशा ही Cv से बड़ी होती है, Cp इज ग्रेटर देन Cv। ये हमने वहां पे डिस्कस किया था डिटेल में कि Cp जो है Cv से बड़ी हमारे पास हमेशा ही होती है, लेकिन इनके बीच में क्या रिलेशन होता है Cp और Cv के बीच में, वो हम इस आर्टिकल में यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो बोलता है कि कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो हम क्या करेंगे कि मान लो किसी कंटेनर में हम किसी आइडियल गैस का 1 मोल यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास एक आइडियल गैस है और इसका हम 1 मोल यहाँ पे ले लेते हैं, और इस गैस का जो प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है वो हम PVT यहाँ पे ले लेते हैं, PVT। हमने क्या किया कि सिस्टम लिया क्या, एक मोल गैस हमने ली और वो आइडियल गैस ली, और उसका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम हमारे पास PVT यहाँ पे हमारे पास है। और मान लो कि इनकी जो इस सिस्टम की जो गैस हमने ली 1 मोल की, इसकी जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट है वो आपकी Cp और Cv है। तो यहाँ पे Cp और Cv हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास इस गैस की इस केस में है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास डेल्टा Q इक्वल टू du प्लस डेल्टा W हमारे पास होता है, या इसको कई बार हम P इंटू dV भी यहाँ पे लिखते हैं। तो बोलता कि हमारे पास एक यहाँ पे इसका एक स्पेशल केस है कि व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और इस गैस को हीट सप्लाई करते हैं, ये जो आपने यहाँ पे 1 मोल गैस ली हुई है, आप क्या करते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब वॉल्यूम ही इंक्रीज होने देंगे, जो आपका पिस्टन है उसको फिक्स कर देंगे। तो इस केस में हम इस गैस को हीट सप्लाई करेंगे, तो इस केस में जो हमारे पास आपकी स्पेसिफिक हीट होती है वो हमारे पास होती है Cv इक्वल टू dQ बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये वाला एक्सप्रेशन उन्होंने आगे से लिया है जो अभी नहीं किया हुआ हमने। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है, और ये हम आपके सॉलिड स्टेट थ्योरी में भी इसको यूज करते हैं कि जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो dQ बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास इसका एक्सप्रेशन होता है। और इसको हम देखें तो इस केस में हम इसको इससे ही निकाल सकते हैं कि डेल्टा Q इक्वल टू Cv इंटू dt, क्योंकि dQ को हम यहाँ पे डेल्टा Q ले रहे हैं क्योंकि एक कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं है, और जो कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं होता वो पार्शियल डिफरेंशियल उसको हम लेते हैं। तो ये Cv के साथ में हम dt मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा Q विल बी इक्वल टू Cv इंटू dt हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे हीट के लिए बन जाता है, जो हीट सप्लाई हम उस 1 मोल गैस के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हमारे पास 1 मोल गैस के बजाय यहाँ पे n मोल ऑफ सम गैस हो तो उस केस में ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अगर n मोल ऑफ गैस हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमने शुरू में ही बोला कि हमने सिर्फ 1 मोल गैस ली हुई है, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे 1 इंटू सी वी इंटू डी टी यहाँ पे लेते हैं। तो डेल्टा क्यू इसमें सी वी इंटू डी टी हमारे पास यहाँ पे होता है। और हमने यहाँ पे एक स्पेशल चीज लिखी हुई है कि हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि हम जो इसको हीट दे रहे हैं वो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के दे रहे हैं। तो इसका मतलब इस केस में डीवी जो होगा वो आपका 0 होगा। तो हीट जो हम इस गैस सिस्टम को दे रहे हैं 1 मोल को, तो इस केस में जो डीवी होगा वो हमारे पास यहाँ पे 0 होगा। तो हमने डेल्टा क्यू भी निकाल लिया और डीवी 0 हमने पास, तो इसलिए जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका यहाँ पे जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा डेल्टा क्यू लेफ्ट साइड में हमारे पास, जो कि सी वी इंटू डी टी हमारे पास है, और यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू डी यू हमारे पास है, और डेल्टा डब्ल्यू जो कि पी इंटू डी वी हमारे पास होता है। तो इसको हम पी इंटू डी वी भी लिखते हैं। तो डी वी इस केस में हमारे पास जो 0 है, तो डी यू प्लस पी इंटू डी वी, तो डी वी 0 है, तो इसलिए ये यहाँ पे हमारे पास जो है आपका 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये जो हमारे पास यहाँ पे आया, इसको हम बोलते हैं कि डी यू इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। तो डी यू को मैंने लेफ्ट में लिखा और सी वी इंटू डी टी दूसरी साइड यहाँ पे आपके पास लिखा। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक तरह से डी यू की वैल्यू इस केस में आ गई, जो कि हमारे पास सी वी की टर्म में है, सी वी की फॉर्म में हमारे पास है। फिर हम इसी में एक और स्पेशल केस यहाँ पे लेते हैं कि व्हेन हीट इज सप्लाइड एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने ये कंडीशन क्यों लगाई सीवी के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस केस में हमारे पास डी यू हमारे पास जो इतना आया, लेकिन हम अब बोलें कि व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हेन हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रख के, मतलब हमने इसके अंदर प्रेशर बढ़ने नहीं देना है, तो इसको कांस्टेंट रख के हम इस 1 मोल ऑफ गैस को यहाँ पे हीट सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगेन जो हमारे पास Cp का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो Cp का फॉर्मूला हमारे पास जो है dq बाई डी टी एट P हमारे पास होता है। तो ये फॉर्मूले हमने दो यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, एक Cv जो कि हमारे पास dq बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है, और Cp वो भी हमारे पास dq बाई डी टी होता है, लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास होता है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो P लेंगे, जब कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो हम यहाँ पे V लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था, इस केस में भी हम इसको उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले किया। तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है वो आपका Cp इंटू डी टी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो Cp के साथ में हमने dt को मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास यहाँ पे dq डेल्टा क्यू आपके पास यहाँ पे आ गया। तो ये है हमारे पास 1 मोल गैस के लिए। तो वैसे ही अगर आपने n मोल ऑफ गैस ली तो यहाँ पे आप n से मल्टीप्लाई इसको करेंगे। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 1 इंटू Cp इंटू डी टी हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो जो डेल्टा W हमारे पास होता है, डेल्टा W की वैल्यू पहले ही हमने पढ़ी हुई कि ये P इंटू टी वी हमारे पास होती है। अब ये जो दोनों ही वैल्यू हैं, ये अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास था डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसमें अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आपकी आ गई Cp dt, और इधर है हमारे पास du, और इधर है हमारे पास P इंटू डी वी। ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो du अभी हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो du की वैल्यू हमने Cv इंटू डी टी निकाली हुई है, तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो Cp इंटू डी टी इक्वल टू Cv
इंटू डी टी और प्लस पी इंटू डी वी। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बना। अब हम इसको यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन के ऊपर यहाँ पे काम करेंगे। इसको हम यहाँ पे नंबर दे देंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी, और इसके ऊपर हम जो है आगे काम करेंगे। तो बोलता कि हमें पता है कि जो गैस की इक्वेशन 1 मोल ऑफ गैस के लिए होती है वो पीवी इक्वल टू आरटी हमारे पास होती है। 1 मोल ऑफ गैस के लिए पीवी इक्वल टू आरटी होता है, और n मोल ऑफ गैस के लिए हमारे पास पीवी इक्वल टू एनआरटी हमारे पास यहाँ पे होता है। बोलता है इस इक्वेशन की दोनों साइड को आप अगर विद रिस्पेक्ट टू टी टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा डी बाई डी टी ऑफ पी इंटू वी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू टी। तो यहां पे इसका जो डिफरेंशियल हमारे पास होगा वो P इंटू डी वी बाई डी टी हमारे पास होगा अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो बोलते हैं कि व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास जो है P इंटू डी वी बाई डी टी बन जाएगी, और राइट साइड में R तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो डी टी बाई डी टी हमारे पास जो है 1 ही आपका हो जाएगा, यहाँ पे R ही बचेगा। तो डी टी बाई इसका T का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T हमारे पास जो है 1 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे R आपका रह जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आई, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं P इंटू डी वी इक्वल टू R इंटू डी टी। मतलब ये जो डी टी है इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, P इंटू डी वी इक्वल टू R इंटू डी टी हमारे पास बन जाएगा। तो ये P इंटू डी वी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यही करना है हमने। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा Cp इंटू डी टी इक्वल टू सीवी इंटू डी टी और प्लस R इंटू डी टी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि डी टी तीनों में ही है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा वो Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये हमारे पास इस तरह से ये रिलेशन बन जाएगा कि ये जो इनका डिफरेंस जो होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपका गैस कांस्टेंट के बराबर हमारे पास होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में।